मैं शशिकांत कुमार सर्वेइंग का इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूं। देखो जी, सर्वेइंग, आखिर सर्वेइंग होता क्या है, सर्वेइंग का रियल लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है। और हम लोग चूँकि सिविल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं, तो सिविल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं तो सिविलियन पर्पस से, कंस्ट्रक्शन पर्पस से इसका क्या इम्पोर्टेंस है। और अलग अलग मायने में बहुत सारे इसके इम्पोर्टेंस आते हैं, लेकिन चूँकि हम लोग सिविल इंजीनियर हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका हम लोग मोस्टली डिफिनेशन देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर विदाउट सिविलियन हो, मतलब कि अगर यदि हम लोग सिविल इंजीनियर ना हो तभी इसका अलग अलग मायने होगा सर्वेइंग का। जैसे हम लोग देखे क्या होंगे ना, कि सपोज करो कि जैसे जनगणना होता है, ठीक है, जब जनगणना होता है तो देखा क्या होगा कि जो गांव के जो हाई स्कूल मिडिल स्कूल के जो टीचर होते हैं, जैसे मान लो कि जनगणना कर रहे हैं, ठीक है ना, पॉपुलेशन को काउंट कर रहे हैं। अगर यदि मान लो कि पॉपुलेशन को काउंट कर रहे हैं, अगर यदि पॉपुलेशन को काउंट करना है तो इसमें करते क्या है ना कि हम लोग डोर टू डोर, घर टू घर जा करके सारे लोगों का मेंबर को पता करते हैं। मतलब कि एक घर में गए, दूसरे घर गए, तीसरे घर गए, और क्या करते हैं कि हमारे पास एक चार्ट होता है जी। चार्ट में क्या होता है कि मेल होता है, फीमेल होता है, और कौन सा गांव जिस गांव का रहेगा वहां पे क्या करेंगे कि हम यहाँ पे नाम लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इस घर में जाएंगे और इस घर में जाकर के यहाँ पता करेंगे कि मेल कितने हैं। मान लेते हैं कि मेल 3 है तो 3 हो गया, फीमेल कितने हैं 5 है तो फीमेल 5 हो गया। इस घर में जाके पता किए मेल कितने हैं तो 6 है, फीमेल कितने हैं तो 2 है। तो इस तरह से क्या करते हैं ना कि सर्वेइंग का अगर हमको डिफिनेशन देना है तो सर्वेइंग का डिफिनेशन देने के लिए हम लोग डाटा को कलेक्ट करते हैं। अगर यदि हमको जनसंख्या पता करना हो कि जनसंख्या का कितना होता है जनसंख्या, तो उसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग सर्वे किए होंगे, और सर्वे किए होंगे तो उसमें किए क्या होंगे कि घर टू घर जा करके टोटल मेल कितने हैं, टोटल फीमेल कितने हैं, पूरा कंट्री का पता किए होंगे। और पूरा कंट्री का पता करने के बाद हम लोग जोड़ दिए होंगे और इस आधार पर पता किए होंगे कि हमारे देश की जनसंख्या कितनी हो गई। दूसरी चीज़ क्या है कि मान लो कि अगर कोई सिटी है, जैसे गया सिटी मान ले, पटना सिटी मान ले। अब क्या किया कि कोई सिटी है, उसमें मान लो कि हमको वाटर सप्लाई पाइपलाइन को बिछाना हो, ठीक है। अगर सिटी में जा करके वाटर सप्लाई पाइपलाइन को बिछाना हो तो उसमें तुम लोग देखे क्या होगा ना कि हम लोग कनेक्शन करते हैं। क्या मान लेते हैं कि ये मेरा एक घर हो गया, ठीक है, ये दूसरा घर हो गया, ये तीसरा घर हो गया। अब क्या करना है कि वाटर सप्लाई पाइपलाइन बिछा रहे हैं जी। वाटर सप्लाई पाइपलाइन का मतलब समझ में आ रहा है ना, कि जिससे पानी होकर के जाता है, और इसका क्या होता है कि इस वाटर सप्लाई पाइपलाइन से इस घर में कनेक्शन होता है। तो यहाँ से क्या मान लो कि यहाँ पे ऐसे सपोज कर लेते हैं कि इसका कनेक्शन है, यहाँ पे ऐसे मान लेते हैं इसका कनेक्शन है, यहाँ पे मान लेते हैं कि इसका कनेक्शन है। अब यहाँ से ध्यान से समझना कि अगर यदि वाटर सप्लाई पाइपलाइन बिछा रहे हैं तो वाटर सप्लाई पाइपलाइन बिछाने के पहले हमको पूरा सर्वे करना पड़ेगा। पूरा सर्वे करने पड़ेगा, इसका मतलब क्या कि पूरा डाटा को कलेक्ट करना पड़ेगा। अब डाटा इसमें किस तरह का डाटा कलेक्ट करेंगे, तो मान लो कि अगर यदि गया सिटी में है और गया सिटी में हमको टोटल क्या करना है कि वाटर सप्लाई पाइपलाइन को लेआउट करना है, बिछाना है उसमें, तो वहाँ पे क्या करेंगे कि गया सिटी में टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड कितने हैं। यहाँ पे हमको डाटा कलेक्ट करने के लिए टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड ये पता करना पड़ेगा। मतलब कि गया सिटी में टोटल घर कितने हैं, इस आधार पे हम लोग क्या कर लेंगे, पता कर लेंगे कि किसके यहाँ हम लोग को कनेक्शन देना है। जैसे कोई गांव में देख लो, गांव में जाते हैं ना तो पहले, अब तो चलो सबके घर में मीटर लग चुका है, पहले क्या था कि सबके घर में मीटर नहीं लगा है। तो अगर मान लो कि किसी अगर गांव है वहाँ पे सारे घर में हमको मीटर लगाना हो, तो अगर सारे घर में इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगाना हो तो वहाँ पे क्या करेंगे जी, सबसे पहले उस गांव का हमको टोटल कितना घर है उसको पता करना पड़ेगा। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड, वहाँ पे गृह स्वामी कितने हैं, घर का जो स्वामी है कितने अलग अलग घर है उसको क्या करेंगे, पता कर लेंगे।
और उसको पता कर लेने के बाद हम वहाँ पे मीटर लगा सकते हैं। तो सर्वे कहने का मतलब मेरा ये है कि हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं। डाटा कलेक्ट करना, उसका अलग अलग वे में अलग अलग तरह के डाटा कलेक्ट हो जाएगा। जैसे क्या हो गया कि अगर हमको वाटर सप्लाई पाइपलाइन बिछाना हो तो वहाँ पे हम टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड का डाटा कलेक्ट करेंगे। अगर मान लो कि हमको इलेक्ट्रिक मीटर लगाना हो तो वहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड का डाटा कलेक्ट करेंगे। मान लो कि हमको जनसंख्या पता करना हो, पूरा देश का जनसंख्या कितना है, जब हम लोग जनगणना होती है तो वहाँ पे पूरा देश का जनसंख्या बताया जाता है। तो वहाँ पे क्या हो गया, तो वहाँ पे टोटल आदमी कितने हैं, मेल फीमेल बच्चे मिला करके टोटल कितने हैं। तो वहाँ पे डाटा कलेक्शन मेरा क्या हो गया कि टोटल नंबर ऑफ आदमी को कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड के कैलकुलेट करते हैं। मतलब सर्वे का डिफिनेशन अलग अलग वे में अलग अलग तरह के हैं। अब ध्यान दो, अब क्या करना है ना कि चूंकि हम लोग जो है ना, हम लोग सिविल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं, ठीक है। जब हम लोग सिविल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं तो हम लोग जो भी सर्वेइंग का डिफिनेशन पढ़ेंगे वो सिविल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट रिलेटेड डिफिनेशन पढ़ेंगे। ये सब तो डिफिनेशन इस तरह का हो गया, मतलब सर्वे मैंने किसी भी तरह का हम डाटा कलेक्ट कर लिए। अब क्या करना है ना कि चूंकि हम लोग सिविल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं तो अब जो हम सर्वे का डिफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं वो सिविल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट रिलेटेड डिफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो मान लेते हैं ना कि सिविल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट रिलेटेड में क्या होता है कि जैसे रोड बनाना हो, ब्रिज बनाना हो, कैनाल बनाना हो, रेलवे लाइन बिछाना हो, तो ये सब करने के पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा। अब ध्यान समझना, सर्वे करने में क्या करना पड़ेगा जी, सर्वे करने में हमको डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। अब चूंकि सिविल इंजीनियरिंग का डाटा क्या कलेक्ट करना पड़ेगा, तो सिविल इंजीनियरिंग का डाटा कलेक्ट करने के लिए ध्यान से समझना, हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश करो। मान लो कि हम लोग जो रहते हैं ना, हम लोग अर्थ सरफेस पे रहते हैं, ध्यान समझना। ये मान लो कि अर्थ सरफेस है, ठीक है। इसी तरह जस्ट लाइक ग्लोब का इमेज करो, ग्लोब क्या है, अर्थ सरफेस का एक नमूना है, उसी तरह का इमेज करो। तो अर्थ सरफेस को हम लोग क्या किए कि ऐसे इंडिकेट कर दिए, ध्यान से समझना इस चीज को। अर्थ सरफेस को हम ऐसे इंडिकेट कर दिए। मान लेते हैं ना कि यहाँ पे कोई हमको बिल्डिंग बनाना हो, ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, बिल्डिंग बनाना हो, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि ऐसे सपोज कर लेते हैं कि बिल्डिंग बनाना हो, तो यहाँ पे इस तरह से। अब यहाँ पे बिल्डिंग बनाना हो और उसके पहले मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई मेरा बिल्डिंग है, तो यहाँ पे एक बिल्डिंग देख लेते हैं कि पहले से एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है। अब ध्यान से समझना जी, अब क्या करना है ना कि यहाँ पे अगर बिल्डिंग बनाना हो तो बिल्डिंग बनाने के पहले हमको डाटा को कलेक्ट करना पड़ेगा। अब डाटा, ये पहले इसके पोजीशन को डिफाइन करना पड़ेगा कि आखिर ये बनाना कहाँ पे है। तो ध्यान से समझना, अगर इस बिल्डिंग को बनाना हो तो इसको पोजीशन को डिफाइन करना पड़ेगा। किसी के रिस्पेक्ट में, बिना रिस्पेक्ट में किसी का हम पोजीशन डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। जैसे बोल देंगे क्या, ये पेन है जी 10 मीटर हाइट पे है, तो किससे 10 मीटर हाइट पे है, तो बोलेंगे ग्राउंड सरफेस से, तो किस जगह की ग्राउंड सरफेस से, तो बताना पड़ेगा कि यहाँ पे इसका लोकेशन देना पड़ेगा कि इस जगह से 10 मीटर के हाइट पे अगर हम जाएंगे तो एक हमको पेन मिलेगा, ठीक है। उसी तरह से ध्यान समझो। अब यहाँ पे क्या करना है ना कि यहाँ पे मेरा क्या हो गया कि बिल्डिंग हो गया। अब इस बिल्डिंग का क्या करना है, पोजीशन पता करना है, किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में। अब इस बॉडी का पोजीशन पता करना है इसके रिस्पेक्ट में, तो देखो क्या क्या चीज़ चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए, यहाँ से मान लो कि यहाँ से इसका डिस्टेंस भी चाहिए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए। और क्या चाहिए जी, अगर ऊंचा नीचा पे हो तो वर्टिकल डिस्टेंस की भी जरूरत पड़ेगा, तो यहाँ से हमको वर्टिकल डिस्टेंस भी जरूरत पड़ेगा, वर्टिकल डिस्टेंस भी चाहिए। और क्या चाहिए जी, समथिंग अगर एंगल पर मिले तो हमको एंगल का भी डिमांड आएगा। अब एंगल में हॉरिजॉन्टल एंगल भी आ सकता है और वर्टिकल एंगल पे। हॉरिजॉन्टल एंगल मतलब सेम प्लेन में, तो जैसे मान लो कि यहाँ पे है, ठीक है ना, इस पे चल रहे हैं और यहाँ पे कोई वस्तु है, तो इसका जो एंगल हो गया इसके साथ ये मेरा हॉरिजॉन्टल एंगल हो गया। वर्टिकल एंगल समझो, जैसे ये मान लो कि प्लेन है, ठीक है, तो इस पे एक ऐसे हो गया, ध्यान समझना इस चीज को, ये मेरा क्या हो गया, प्लेन हो गया। अब यहाँ पे क्या किए कि यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच दिए, ठीक है, और दूसरा लाइन ऐसे खींच दिए, तो ए वाला लाइन और ए वाला लाइन एक दूसरे के साथ
हॉरिजेंटल एंगल बना रहा है, मतलब कि एक प्लेन का जो एंगल होता है ना उसको हॉरिजेंटल एंगल बोलेंगे। वर्टिकल एंगल मतलब 3D फिगर आना चाहिए। तो यहाँ से ध्यान से समझो, एक एंगल ऐसे हो गया और दूसरा एंगल ऐसे आएगा। एक प्लेन तो ये वाला हो गया और दूसरा ऊपर वाला, एक ऐसे एंगल एक ऐसे एंगल, ये तुम्हारा जो हो गया ना वर्टिकल एंगल हो गया। अब यहाँ से क्या करते हैं ना कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस, यहाँ से हमको हॉरिजॉन्टल एंगल का भी जरूरत पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल एंगल का भी डिमांड पड़ सकता है और दूसरा क्या पड़ सकता है जी, वर्टिकल एंगल का भी डिमांड पड़ सकता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे ना, इस बॉडी का पोजीशन पता करने के लिए इसके रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या वर्टिकल डिस्टेंस का डिमांड हो सकता है। तो इसके लिए क्या यह बॉडी कहाँ कहाँ लाई कर सकता है, तो पहला ये क्या है ना कि ये बॉडी जो है कि अर्थ सरफेस पे भी हो सकता है, या अर्थ सरफेस के नीचे भी हो सकता है, या अर्थ सरफेस के ऊपर भी हो सकता है। अब ये जो बॉडी का जो पोजीशन है ना, इसके रिस्पेक्ट में पता करना, इसके आर्ट को ही हम लोग सर्वेइंग बोलते हैं। मतलब अगर यदि यहाँ से सर्वेइंग का डिफिनेशन देना हो तो इस बॉडी के तुलना में इस बॉडी का हम पोजीशन पता कर रहे हैं, और यह बॉडी जो है या तो अर्थ सरफेस पे रहे, या तो अर्थ सरफेस के ऊपर रहे, या तो अर्थ सरफेस के नीचे रहे। अब ये बॉडी का पोजीशन पता करने के लिए हमको क्या क्या चीज चाहिए, किसका यूज करके पता कर सकते हैं जी, या तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का डिमांड पड़ेगा, या तो वर्टिकल डिस्टेंस का डिमांड पड़ेगा, या तो हॉरिजॉन्टल एंगल का डिमांड पड़ेगा, या तो वर्टिकल एंगल का डिमांड पड़ेगा। तो यहाँ से हम सर्वेइंग का डिफिनेशन दे सकते हैं कि सर्वेइंग एक आर्ट है जिसका यूज करके हम किसी भी बॉडी का रिलेटिव पोजीशन को पता कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी बॉडी का रिलेटिव पोजीशन माने किसी के सापेक्ष किसी भी बॉडी का रिलेटिव पोजीशन को पता कर सकते हैं। और वह जो बॉडी है या तो अर्थ सरफेस पे हो सकता है, या अर्थ सरफेस के ऊपर हो सकता है, या अर्थ सरफेस के नीचे हो सकता है। अब कैसे पता करेंगे, तो बाय यूजिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का यूज करके पता कर सकते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस यूज करके पता कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल एंगल यूज करके पता कर सकते हैं, एंड वर्टिकल एंगल का यूज करके पता कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर यदि सर्वेइंग का डिफिनेशन देना हो क्या बोल देंगे, सर्वेइंग इज द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन of any object which may lie on the surface, above the surface and beneath the surface of the earth by using, किसका यूज करके पता करेंगे जी, by using horizontal distance, vertical distance, horizontal angle and vertical angle। तो सिंपल सा डिफिनेशन हो गया कि सर्वेइंग एक आर्ट है जिसका यूज करके हम लोग किसी भी बॉडी का रिलेटिव पोजीशन को पता करेंगे। वह जो बॉडी है अर्थ सरफेस के ऊपर हो सकता है, अर्थ सरफेस के नीचे हो सकता है, या फिर अर्थ सरफेस पे हो सकता है। और ये बॉडी का रिलेटिव पोजीशन पता करने के लिए हमको क्या क्या चीज़ चाहिए जी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए, वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए, हॉरिजॉन्टल एंगल चाहिए एंड वर्टिकल एंगल चाहिए। अब ध्यान से समझना, हम सर्वेइंग को क्या करने जा रहे हैं ना, क्लासिफाई करने जा रहे हैं। जिस तरह से हम लोग रिलेटिव पोजीशन को पता किए किसी भी बॉडी का, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल का यूज करके हम बॉडी का रिलेटिव पोजीशन को पता किए। इसी आधार पर अब देखेंगे कि सर्वेइंग को क्लासिफाई कैसे कैसे करेंगे। ठीक है, ध्यान समझना। जैसे देख लो, ये अर्थ सरफेस का क्या हो गया, नमूना हो गया। अब यहाँ पे करना क्या है ना कि किसी भी दो बॉडी का पोजीशन पता करना है। ठीक है ना, तो बॉडी का पोजीशन पता करना है तो जो दो चीज़, अगर मान लो कि ये मेरा अर्थ सरफेस है जी, इस तरह से अर्थ सरफेस को हम क्या किए हैं, इंडिकेट किए हैं। ठीक है ना, अब क्या करते हैं, अगर यदि अर्थ सरफेस है तो अर्थ चूंकि स्फेरिकल शेप में होता है ना, तो इसका क्या एक सेंटर मिलेगा। तो मान लेते हैं कि सेंटर क्या है, यहाँ पे क्या हो गया, इसका सेंटर हो गया। अब इसमें कोई दो पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है ना, मान लेते हैं कि एक पॉइंट यहाँ पे सेलेक्ट किए और दूसरा पॉइंट यहाँ पे सेलेक्ट किए।
और ये पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद अब क्या करते हैं ना कि वहाँ पे हम लोग प्लम्ब लाइन खींचते हैं। ध्यान समझो, हमने क्या बोला, प्लम्ब लाइन। अब प्लम्ब लाइन क्या होता है तो तुम लोग देखा होगा, कहाँ पे देखा होगा जी, राजमिस्त्री जो होता है ना वो साहुल लिए होता है, जिसको साहुल बोलते हैं। उसका अगर राजमिस्त्री से तुम लोग पूछोगे कि साहुल का काम क्या होता है, तो जब भी देखना ना कि जब भी दीवार खड़ा करता है ना तो एक ईंट जोड़ा, दूसरा ईंट जोड़ा, तो उसके बाद वो क्या करता है कि साहुल लगा लेता है, प्लम्बर लगा लेता है। उससे क्या करता है, वो वर्टिकलिटी को चेक करता है। वर्टिकलिटी मतलब अगर यदि हम दीवार को सीधे खड़ा जा रहे हैं तो बिल्कुल सीधा है कि ना, इसका यूज हम लोग प्लम्बर का यूज करके चेक कर सकते हैं। मतलब कि प्लम्बर का यूज किसके लिए चेक किया जाता है, तो किसी भी जो है ना, किसी भी चीज़ का वर्टिकलिटी को कि बिल्कुल वो वर्टिकल है कि ना, मतलब उसके साथ वर्टिकल मतलब क्या, 100% वर्टिकल कहने का मतलब कि उस सरफेस के साथ, उस लाइन के साथ, उस बॉडी के साथ कोई 90 डिग्री का कोण बना दे, तब बोल देंगे कि वो 100% वर्टिकल है। तो यही वर्टिकलिटी को कौन सा चेक करता है जी, प्लम्बर चेक करता है। देखो ध्यान समझो, अब क्या करते हैं कि ये मेरा अर्थ सरफेस हो गया। अब इस पे कोई 2 पॉइंट ले लिए, पहला पॉइंट यहाँ ले लिए, दूसरा पॉइंट यहाँ ले लिए। अब इसमें करेंगे क्या ना कि यहाँ पे भी हम परपेंडिकुलर लाइन डालने जा रहे हैं और इस पॉइंट पे भी परपेंडिकुलर लाइन डालने जा रहे हैं। तो परपेंडिकुलर लाइन जो डालने जा रहे हैं उसी को हम लोग बोल देंगे प्लम्ब लाइन। जो परपेंडिकुलर लाइन जो डालने जा रहे हैं ना, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे जी, प्लम्ब लाइन। माने प्लम्ब लाइन का यूज करके, क्योंकि प्लम्ब लाइन क्या करता है, बिल्कुल वर्टिकलिटी को बताता है ना, जिसका यूज हम लोग साहुल करता है, राजमिस्त्री सब करता होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि प्लम्बर, यहाँ पे क्या करेंगे कि मान लो कि ऐसे 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 हम प्लम्ब लाइन खींच दिए, और यहाँ पे क्या किया कि ऐसे 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 प्लम्ब लाइन खींच दिए। मान लो कि प्लम्बर को कैसे इंडिकेट करेंगे, ऐसे इंडिकेट कर दिए, यहाँ पे भी ऐसे इंडिकेट कर दिए। ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज़ को। यहाँ पे क्या किया कि 2 पॉइंट पे हम प्लम्ब लाइन को खींच दिए, तो मेरा लाइनिंग जो है इसको आगे बढ़ाए इमेजिनरी रूप में, तो इस तरह से बढ़ा। दिख क्या रहा है, एक दूसरे के पैरेलल है। यहाँ पे दिख क्या रहा है जी कि एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब प्लम्ब लाइन यहाँ पे क्या है, पैरेलल है। प्लम्ब लाइन पैरेलल टू ईच अदर, यहाँ पे मेरा प्लम्ब लाइन क्या है जी, पैरेलल है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना कि ये दोनों पॉइंट के बीच का हम डिस्टेंस को बढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझना, ये दोनों पॉइंट के बीच का हम डिस्टेंस को बढ़ाने जा रहे हैं। जब एक दूसरे के नज़दीक रखे और वहाँ पे प्लम्ब लाइन खींचे, प्लम्ब लाइन कहने का मतलब सिंपल ये हुआ परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट के बीच का हम डिस्टेंस को बढ़ाने जा रहे हैं। तो मान लो डिस्टेंस को बढ़ा दो, ये वाला पॉइंट खिसका करके यहाँ पे ला लिए और ये वाला पॉइंट खिसका करके कहाँ पे ला लिए, यहाँ पे ला लिए। अब क्या किए कि ये दोनों पॉइंट पे भी हम प्लम्ब लाइन को खींचने की कोशिश करेंगे। अब प्लम्ब लाइन खींचने की कोशिश करेंगे, इसका मतलब क्या कि यहाँ पे हम 90 डिग्री बनाने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे भी 90 डिग्री बनाने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान समझो, ये जो पृथ्वी है एक स्फेरिकल शेप का है जी, गोला है। ठीक है ना, और गोला अब यहाँ पे क्या करेंगे ना कि प्लम्ब लाइन खींचेंगे, माने यहाँ पे हम परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। और जब यहाँ पे तुम परपेंडिकुलर लाइन खींचोगे तो ध्यान से समझना, किसी भी तुम लोग पढ़ा होगा जी 10th क्लास में, 10th क्लास में क्या पढ़ा होगा कि मान लो कि ये किस तरह से सर्किल शेप का है। ठीक है, और इसका मान लो कि ये सेंटर हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या करो कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले उस पॉइंट पे हमको स्पर्श रेखा खींचनी होती है, टेंजेंट लाइन जिसको बोलते हैं। अब यहाँ पे टेंजेंट लाइन खींचेंगे और यहाँ पे जो ऐसे परपेंडिकुलर डालेंगे नो, तो वो क्या करता है, जो वृत्त है, जो सर्किल है, उसके केंद्र से होकर के पास करता है। ठीक है, अगर यहाँ पे भी खींचना हो तो यहाँ पे पहले हमको टेंजेंट लाइन खींचना पड़ेगा, स्पर्श रेखा खींचना पड़ेगा। और इस पॉइंट पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्लम्ब लाइन माने उस पॉइंट पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो 90 डिग्री का कोण बनाओ, तो जैसे ही 90 डिग्री का कोण बनाएंगे वो भी कहाँ से पास करेगा जी, वृत्त के सेंटर से, सर्किल के सेंटर से। अब उसी तरह से देखो, यहाँ पे हम प्लम्ब लाइन खींचने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरा कहाँ पे खींचेंगे, यहाँ पे खींचेंगे। ठीक है, दोनों पॉइंट पे हम प्लम्ब लाइन खींच दिए। तो जैसे ही दोनों पॉइंट पे प्लम्ब लाइन खींच दिए, तो ये जो यहाँ से प्लम्ब लाइन खींचे, मन इस पॉइंट पे हम 90 डिग्री का कोण बनाए, तो कहाँ से पास करना चाहिए,
अर्थ के सेंटर से। यहाँ पे भी किए तो यहाँ पे क्या हुआ, अर्थ के सेंटर से। अब ध्यान से समझना, अगर यदि हम छोटा डिस्टेंस लिए, माने अगर क्योंकि हम लोग को जो है ना टोटल का टोटल जो मेजरमेंट करना है, अभी जस्ट इसके पहले डिफिनेशन देखे सर्वेइंग का, कि सर्वेइंग एक आर्ट है जिसका यूज करके किसी भी बॉडी का रिलेटिव पोजीशन को पता करते हैं, और वह जो बॉडी है अर्थ सरफेस पर रहेगा, अर्थ सरफेस के ऊपर रहेगा, अर्थ सरफेस के नीचे रहेगा। और ये पोजीशन पता करने के लिए हम लोग को क्या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेजरमेंट करना पड़ेगा। मेजरमेंट में क्या करना पड़ेगा, या तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, या तो वर्टिकल डिस्टेंस को कैलकुलेट करना पड़ेगा, या तो हॉरिजॉन्टल एंगल को कैलकुलेट करना पड़ेगा, या तो वर्टिकल एंगल को कैलकुलेट करना पड़ेगा। कब क्या करना पड़ेगा, ये डिमांड के अनुसार है कि अगर यदि हमको हॉरिजॉन्टल एंगल से काम चल जाएगा तो वहाँ पे वही सही, अगर यदि वर्टिकल एंगल से काम चल जाएगा तो वहाँ पे वही सही, डिस्टेंस से काम चल जाएगा तो वहाँ पे वही सही। अब ध्यान से समझो इसको, सर्वेइंग को हम क्लासिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। अब 2 पॉइंट यहाँ और यहाँ पे ले लिए और यहाँ पे प्लम्ब लाइन खींच दिया, मतलब 90 डिग्री के कोण बना दिए, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गया, पैरेलल हो गया। और इसी दोनों के बीच डिस्टेंस को बढ़ा दिए तो क्या हो गया, एक दूसरे जो लाइन है एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर दे रहा है जी, सेंटर पे, अर्थ के सेंटर पे इंटरसेक्ट कर दे रहा है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि अगर यदि मान लो कि अगर यदि हमको सर्वे करना हो, और अगर सपोज कर लेते हैं कि सर्वे हमको अर्थ सरफेस पे करना है, ठीक है, अगर हमको सर्वे क्या करना है, अर्थ सरफेस पे करना है, तो अगर यदि सर्वे अर्थ सरफेस पे करना है तो ध्यान समझो, अगर 2 पॉइंट का बीच डिस्टेंस कम रखेंगे, अगर 2 जो पॉइंट है इसके बीच का डिस्टेंस कम रखेंगे तो क्या नजर आ रहा है जी, ये जो सरफेस है काफ़ी प्लेन नजर आएगा, मतलब इस तरह से नजर आएगा। लेकिन अगर यदि 2 पॉइंट के बीच का, यही देखो, ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को हमने बढ़ा दिया, और बढ़ा दिया तब क्या नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो लाइन जो है एक दूसरे से ऐसे प्लेन और सीधा स्ट्रेट लाइन नजर आ रहा था, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नजर आ रहा था जी। लेकिन जैसे ही 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बढ़ा दिए तो लाइन मेरा क्या हो गया, कर्व लाइन, कर्व लाइन। तो यहाँ से हम लोग डिफिनेशन दे सकते हैं सर्वेइंग का। यहाँ से जो डिफिनेशन है ना, मतलब सर्वेइंग को क्लासिफाई कर सकते हैं कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। कैसे, तो अगर यदि हम अर्थ का जो कर्वेचर है अगर उसको हम स्ट्रेट लाइन इमेज करें, माने प्लेन सरफेस इमेज करें, तब वहाँ पे अलग हो जाएगा सर्वेइंग का टाइप से। और अगर उसके कर्वेचर को कंसीडर करें, मतलब ये समझ में सोच करके चले कि जो मेरा अर्थ सरफेस है ना एक गोलाकार है, तो उस आधार पर मेरा डिफिनेशन अलग हो जाएगा। तो इसी बेसिस पे है ना सर्वेइंग को हम लोग प्राइमरी क्लासिफिकेशन करते हैं। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। फर्स्ट प्लेन सर्वेइंग, फर्स्ट क्या हो गया जी, देखो यहाँ से, फर्स्ट मेरा क्या हो गया, प्लेन सर्वेइंग, प्लेन सर्वेइंग। और दूसरा क्या चलाएगा, चूंकि यहाँ पे कर्वेचर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, तो ये हो गया तुम्हारा दूसरा जियोडेटिक सर्वेइंग। यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, सर्वेइंग को 2 पार्ट में क्लासिफाई कर देंगे। यानी प्राइमरी डिवीजन ऑफ सर्वे डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज प्लेन सर्वेइंग एंड सेकेंड इज जियोडेटिक सर्वेइंग। अब यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट प्लेन सर्वेइंग में क्या करेंगे। ध्यान, ये प्लेन सर्वेइंग में क्या किए कि कर्वेचर ऑफ द अर्थ कंसीडर किए हैं कि नहीं किए हैं, तो नहीं किए हैं क्योंकि छोटा डिस्टेंस है, और छोटा डिस्टेंस में इसके कर्वेचर को कंसीडर नहीं किए क्योंकि इसका अमाउंट इतना कम आता है ना कि इसको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। तो ये दोनों में अगर यदि हमको बताना हो कैसे कैसे बताएंगे, तो यहाँ पे कर्वेचर ऑफ द अर्थ क्या कंसीडर है कि नहीं, तो नहीं, तो लिख देंगे नॉट कंसीडर, नॉट कंसीडर द कर्वेचर ऑफ द, कर्वेचर ऑफ द अर्थ। किसमें, प्लेन सर्वेइंग में, ठीक है ना। लेकिन जियोडेटिक सर्वेइंग में चूंकि लंबा डिस्टेंस के लिए हो गया ना, तो लंबा डिस्टेंस के लिए देखो पहले यहाँ पे लिए थे तो छोटा डिस्टेंस, तो इसको ऐसे समझे, और यही जो दोनों पॉइंट है इसको बढ़ा दिए कि यहाँ पे
और इधर वाले पॉइंट को बढ़ा दिए यहाँ पे। ये डिस्टेंस देखो कर्व है कि स्ट्रेट है जी, ये दोनों के बीच स्ट्रेट डिस्टेंस ये वाला आएगा। ध्यान समझ में आ रहा है ना। ये दोनों के बीच कर्व वाला डिस्टेंस ए वाला आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जियोडेटिक सर्वे में क्या, इसके कर्वेचर को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। कर्वेचर माने जो मुड़ा हुआ पार्ट है उसी को कर्वेचर बोलते हैं। प्लेन माने ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंसीडर द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, कंसीडर द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब इसमें क्या है जी, एक्यूरेसी किस में ज्यादा आएगा, एक्यूरेसी किस में, तो यहाँ पे एक्यूरेसी और प्लेन सर्वेइंग में एक्यूरेसी ज्यादा आएगा कि जियोडेटिक सर्वेइंग में एक्यूरेसी ज्यादा आएगा। तो ये इमेज करो, एक्चुअल में जो मेरा अर्थ है, एक्चुअल में जो मेरा अर्थ जो है कि स्फेरिकल शेप का है, ठीक है। एक्चुअल में मेरा जो अर्थ है स्फेरिकल शेप का है, लेकिन प्लेन सर्वेइंग में हम इस स्फेरिकल शेप को ही क्या समझ रहे हैं कि यह एक प्लेन सरफेस है। क्यों, क्योंकि छोटा डिस्टेंस के लिए है। जैसे मान लो कोई घर है, घर है तो घर में जो कोना होता है, मान लो ये घर है तो घर में ये वाला कोना हो गया और ये वाला कोना हो गया। अब इसके बीच का डिस्टेंस पता करो, तो इसके बीच का डिस्टेंस हम सीधे सीधे मेजर कर लेंगे। पता चलता है क्या कि अर्थ मुड़ा हुआ है, नहीं पता चलता है। क्यों, क्योंकि छोटे डिस्टेंस के लिए ले रहे हैं तो नहीं मालूम चलेगा। अगर इसी को बहुत बड़ा डिस्टेंस कर लेंगे तब इसका इफेक्ट आ जाएगा, लेकिन कुछ न कुछ तो होगा ना, लेकिन उसको निग्लिजिबल मान लेते हैं। अब देखो यहाँ पे एक्यूरेसी की बात करें, एक्यूरेसी किस में ज़्यादा होगा जी, एक्यूरेसी जियोडेटिक में ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि जैसा सरफेस उस तरह का मेजरमेंट। और प्लेन में क्या है कि एक्चुअल में कर्व सरफेस है, लेकिन कर्व पार्ट को हटा देते हैं। देखो, नॉट कंसीडर द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, मैंने कर्वेचर को हटा दिए, मैंने क्या समझे, प्लेन समझे। तो इसका एक्यूरेसी क्या मिलेगा, कम मिलेगा, और इसका एक्यूरेसी क्या मिलेगा जी, ज़्यादा मिलेगा। ये क्या हो जाएगा, एक्यूरेसी लेस एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब क्या समझ रहे हो तुम लोग, शुद्धता, माने सबसे सही मेजरमेंट जो होता है ना उसी को एक्यूरेसी बोलते हैं। माने यहाँ से यहाँ तक मान लो कि अगर 3 मीटर है तो बिल्कुल अगर 3 मीटर मेजर कर दियो तो एक्यूरेसी इसका ज़्यादा है, माने बिल्कुल एक्यूरेट वर्क है। और 3.001 मीटर कर दियो, ठीक है, तो उसको भी तो 3 ही समझेंगे, लेकिन इसके तुलना में उसका एक्यूरेसी कम जाएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा क्या एरर आ गया ना, एरर में थोड़ा सा गलती हुई, 0.001 जो है वो गलती हो गया। तो ये चूंकि लेस एक्यूरेट होगा, क्यों, क्योंकि इसमें कर्वेचर को निगलेक्ट कर दे रहे हैं। और इसकी एक्यूरेसी क्या होगा जी, हाई होगा ना। मोस्ट एक्यूरेट वर्क, हाई एक्यूरेसी लिख दो सीध में, हाई एक्यूरेसी, ठीक है। अब ये जो होता है ना, इसको अब ये बताओ कि जैसे ये जो दोनों पॉइंट है ना, ये छोटा डिस्टेंस पे है और ये क्या है, बड़ा डिस्टेंस पे है। तो यहाँ से भी पता करेंगे कि स्मॉल डिस्टेंसेस एंड स्मॉल एरिया के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं जी, प्लेन सर्वे। और अगर वही डिस्टेंस एरिया मेरा लार्ज हो गया तब क्या यूज करेंगे, जियोडेटिक सर्वे। इसमें क्या होता है, और ये जो बाउंडेशन है ना 250 किलोमीटर स्क्वायर, कहीं कहीं अदर देता है जी, कभी कभी 250 किलोमीटर स्क्वायर, कहीं कहीं 260 किलोमीटर स्क्वायर, और कहीं कहीं 195.5 किलोमीटर स्क्वायर भी देता है। तो ध्यान से समझना, अगर यदि मान लो कि एरिया मेरा 250 किलोमीटर स्क्वायर से कम रहे, ठीक है ना, मतलब छोटा छोटा डिस्टेंस रहेगा, तब क्या करेंगे, हम लोग प्लेन सर्वेइंग का यूज कर लेंगे। अगर 250 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा एरिया आ जाए, माने बहुत ज़्यादा एरिया आ जाए, तो ज़्यादा एरिया कब आएगा, जब उसका लेंथ ज़्यादा होगा। अब यहाँ से ध्यान से समझो, पहले इतना लेंथ, अब इसका लेंथ को बढ़ाते चल जाएंगे तो एरिया बढ़ते जाएगा ना। अब लेंथ बढ़ाते चल जाएंगे तो एरिया बढ़ते जाएगा। अब जैसे जैसे लेंथ बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे अर्थ का जो कर्वेचर है, जो मुड़ा हुआ पार्ट है, उसका इफेक्ट दिखने लगेगा। जब इसका इफेक्ट दिखने लगेगा तब क्या करेंगे, तब हमको उसी हिसाब से मेजरमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सर्वे ऑफ इंडिया जो डिपार्टमेंट है, जो सर्वेइंग का वर्क देखता है, तो वो क्या किया है ना कि अगर यदि स्मॉलर एरिया है तब वहाँ पे क्या करते हैं ना,
कि हम लोग प्लेन सर्वेइंग का यूज करते हैं। तो किसके लिए यूज करते हैं? यूज्ड फॉर स्मॉलर एरिया, स्मॉलर एरिया। और इसका क्या हो गया जी? यूज्ड फॉर लार्जर एरिया, लार्जर एरिया। जनरली कितना ले लेंगे? अगर 250 किलोमीटर स्क्वायर से लेस हो तब, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 250 किलोमीटर स्क्वायर से ग्रेटर हो तब। अब इतना तो समझ में आ गया। अब इसके आगे देखते हैं। अब इसके आगे क्या देखते हैं ना, देखो प्लेन सर्वेइंग, जियोडेटिक सर्वेइंग एक ब्रीफ रिवीजन करा दे रहे हैं। नॉट कंसीडर द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, क्यों? क्योंकि छोटा डिस्टेंस है, तो छोटा डिस्टेंस में इसके कर्वेचर को निगलेक्ट कर देंगे। कंसीडर द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, क्यों? क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कर रहे हैं। लेस एक्यूरेसी, इसकी एक्यूरेसी कम मिलेगा, माने कम एक्यूरेट वर्क होगा, कम सही होगा। क्यों सही होगा कम? तो खुद से सोच लो, क्योंकि अर्थ है कर्व और हम उसको समझ रहे हैं प्लेन, तो एक्यूरेसी कम मिलना ही है। इसका हाई एक्यूरेसी, क्यों? क्योंकि जिस तरह से सरफेस उस तरह का मेजरमेंट। यूज्ड फॉर अ स्मॉलर एरिया, माने छोटे छोटे एरिया के लिए क्या करेंगे? हम लोग प्लेन सर्विंग कर लेंगे, क्योंकि छोटा एरिया में क्या होगा? उसका कर्वेचर का इफेक्ट नहीं आएगा। यूज्ड फॉर लार्ज एरिया, लार्ज एरिया माने बहुत बड़ा बड़ा एरिया, तो जैसे एरिया को बड़ा करेंगे क्या हो जाएगा जी? उसका कर्वेचर का इफेक्ट दिखने लगेगा। तो कर्वेचर का इफेक्ट दिखने लगेगा तो हम उसके कर्वेचर के इफेक्ट को कंसिडर करना चालू कर देंगे। और जब कंसिडर करना चालू कर देंगे तो क्या होगा? ये कंसिडर करना चालू कर देंगे तो वहाँ पे एक्यूरेसी हमको ज़्यादा मिलेगा। और ध्यान से समझना, इसमें और सारी चीज़ों को बताया जा सकता है। ध्यान समझना, जब प्लेन सर्वेइंग करेंगे तो इसमें हम लोग ऑलवेज स्ट्रेट लाइन को मेजर करेंगे। ध्यान समझो, प्लेन सर्वेइंग करेंगे तो इसमें हम लोग क्या करेंगे जी? ऑलवेज स्ट्रेट लाइन को मेजर करेंगे, स्ट्रेट लाइन का मेजरमेंट करेंगे। और जियोडेटिक सर्वे करेंगे तो ऑलवेज क्या करेंगे? कर्व लाइन का मेजरमेंट करेंगे। जियोडेटिक सर्वे में क्या करेंगे जी? ऑलवेज हम लोग कर्व लाइन का मेजर करेंगे। समझ में आ रहा है ना? क्यों कर्व लाइन का मेजर करेंगे? क्योंकि मेरा अर्थ सरफेस जो है से ऐसे ऐसे कर्व है, तो कर्व लाइन का मेजरमेंट करेंगे। अब प्लेन सर्वेइंग में क्या है? चूंकि हम कर्वेचर को निगलेक्ट कर दे रहे हैं, तो कर्वेचर निगलेक्ट तो क्या हो गया? लाइन मेरा स्ट्रेट हो गया। एक चीज़ भी ध्यान समझना, प्लेन सर्वेइंग में स्ट्रेट लाइन मेजरमेंट करते हैं, जियोडेटिक सर्वेइंग में ऑलवेज कर्व लाइन मेजर करते हैं। अब मान लो कि हमको एरिया कैलकुलेट करना हो, ठीक है? अब एरिया कैलकुलेट करना हो तो दोनों बेसिस पे, जैसे मान लो प्लेन सर्वेइंग का और जियोडेटिक सर्वेइंग का, मान लो एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं। सिंपल अगर कोई फिगर है एरिया कैलकुलेट करने का तो क्या है तुम लोग बताओ? तो सिंपल अगर कोई एरिया है तो ट्रायंगल है, इससे सिंपल तो कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि ये सिर्फ लेंथ से बन सकता है। बाकी एरिया जो है उसके लिए लेंथ से बनेंगे, लेकिन 4 बार मेजर करना पड़ेगा, 5 बार मेजर करना पड़ेगा। या सर्किल की बात करें तो उसके लिए हमको कर्व चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ध्यान समझो, अगर यदि हम प्लेन सर्वेइंग करेंगे तो मान लो कि इसमें एरिया मेजर करते हैं, तो एरिया में सबसे इजी क्या मिलेगा? हमको ट्रायंगल ही मिलेगा। तो ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर ट्रायंगल बनाएंगे तो ऐसे मिलेगा। यहाँ से हो गया ABC, और ये क्या करेंगे हम? इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जब जियोडेटिक देखेंगे तो जियोडेटिक में चूंकि जब भी हम मेजर करेंगे तो वहाँ पे मेरा क्या हो गया? लाइन तो कभी सीधा मिलेगा नहीं। क्यों नहीं सीधा मिलेगा? क्योंकि जब कर्वेचर पर ऐसे मेजर कर रहे हैं तो मेजर यहाँ से यहाँ तक ऐसे ना करेंगे, तो लाइन तो कभी सीधा हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे हमेशा क्या मिलेगा? कर्व मिलेगा। तो यहाँ पे जो एरिया कैलकुलेट करेंगे कभी भी स्ट्रेट लाइन वाला कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब लाइनें स्ट्रेट नहीं रहेगा तो एरिया कैसे स्ट्रेट वाला मिल जाएगा? तब यहाँ पे क्या करते हैं ना कि यहाँ पे मान लो कि ट्रायंगल वहाँ पे भी बनाते हैं, तो वहाँ पे ट्रायंगल क्या बनाते हैं ना कि मान लो कि ऐसे यहाँ पे ट्रायंगल बना लिए, तो अगर सिर्फ स्ट्रेट लाइन का ट्रायंगल हो ना तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लेन ट्रायंगल। इस तरह का ट्रायंगल को हम लोग क्या बोल देंगे जी? प्लेन ट्रायंगल। लेकिन यहाँ पे चूंकि लाइन क्या है? सब कर्व है, तो पहले इसको प्लेन बना लिए। मान लो कि अगर यदि हम प्लेन सर्वेइंग किए होते
तब ए पॉइंट और ए पॉइंट के बीच के दूरी को ऐसे मेजर करते। ध्यान से समझना, अगर यदि प्लेन सर्वेइंग किए होते तो ए पॉइंट और ए पॉइंट के बीच के दूरी को सीधे स्ट्रेट मेजर किए होते, लेकिन हम समझ क्या रहे हैं, जियोडेटिक सर्वे करने जा रहे हैं। तो ए पॉइंट और ए पॉइंट के बीच का जो दूरी है ना, ये मेरा ऐसे मिलेगा। ये कर्व वाला है जी, है। दूसरा, अगर यदि प्लेन सर्वेइंग होता तो ए पॉइंट और ए पॉइंट के बीच की दूरी सीधे स्ट्रेट होता, लेकिन हम तो जियोडेटिक करने जा रहे हैं। तो जियोडेटिक में देखो, इसका लेंथ मेरा ऐसे मिलेगा बोलो, क्योंकि कर्व मिलेगा ना, कर्वेचर है। तो अब उसी तरह से ए पॉइंट और ए पॉइंट को क्या करने जा रहे हैं कि अगर यदि प्लेन सर्वेइंग किए होते तो लाइन मेरा क्या मिलता, सीधा मिलता, लेकिन हम यहाँ पे प्लेन तो करने जा रहे हैं नहीं, जियोडेटिक करने जा रहे हैं, मतलब कि उसके कर्वेचर को कंसीडर किए हुए हैं। तब ए पॉइंट और ए पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है ये मेरा ऐसे मिल जाएगा। मान लो कि ए पॉइंट ए हो गया, ए पॉइंट बी हो गया और ए पॉइंट सी हो गया, तो यहाँ पे भी ट्रायंगल बन गया। पहला ट्रायंगल यहाँ पे बना ऐसे, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल मेरा क्या बन गया, ये वाला ट्रायंगल है, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। तो यहाँ पे देखो कर्व वाला ट्रायंगल है, तो इस तरह के ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल ट्रायंगल, ठीक है। अब इस तरह के ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं प्लेन ट्रायंगल। तो जब भी हम लोग एरिया का मेजरमेंट करेंगे तो प्लेन सर्वेइंग में जो ट्रायंगल बनेगा उसको हम लोग बोल देंगे प्लेन ट्रायंगल, और जो जियोडेटिक सर्वेइंग में ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि ट्रायंगल तो स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना होता है और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के मेजरमेंट हम लोग कर नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि कर्वेचर मेरा इस तरह का है ना, तो जब स्ट्रेट लाइन का मेजरमेंट करेंगे नहीं तो यहाँ पे कर्व लाइन का मेजरमेंट करेंगे। तो 3 गो कर्व लाइन को मिला करके हम कर्व वाला ट्रायंगल बना लेंगे। तो जो कर्व वाला ट्रायंगल बनेगा ना उसको हम लोग बोलेंगे क्या, स्फेरिकल ट्रायंगल। स्फेरिकल ट्रायंगल। अब यहाँ से देखो, अब ध्यान से तुम लोग खुद कंसीडर करना कि अगर यदि प्लेन ट्रायंगल लिए हुए हैं और अगर यदि स्फेरिकल ट्रायंगल लिए हुए हैं, तो प्लेन ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं ना कि तीनों एंगल का सम जो होता है, योग जो होता है, वो 180 डिग्री होता है। मान लो कि ए एंगल प्लस ए एंगल प्लस ए एंगल, तीनों को अगर ऐड कर दिए ना, तो ऐड करने के बाद जो मेरा टोटल आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। और यहाँ पे यदि ऐड करेंगे ना किसमें, स्फेरिकल ट्रायंगल में, तो देखो प्लेन ट्रायंगल का एंगल ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, लेकिन स्फेरिकल ट्रायंगल का जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक एक, दूसरा एंगल ए और तीसरा एंगल ए। तो यहाँ पे क्या किया गया है ना कि सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट है जिसका जो हेड क्वार्टर है वो देहरादून में है जी, ठीक है। तो वो सर्वे रिलेटेड अपना डाटा कलेक्ट किए हुए रहता है। अब क्या करेगा ना, 1 मिनट रुक जाओ, देखो अब क्या करेंगे ना कि इसका हम एरिया मेजर किए, तो इसका जब एरिया मेजर करेंगे ना, तो सपोज ये करते हैं, मान करके चलते हैं कि अगर इसका एरिया, ठीक है, अगर इसका एरिया 195 किलोमीटर स्क्वायर, मान लो कि हम इस तरह से साइड लिए हैं कि इस ट्रायंगल का जब एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो इसका एरिया आ गया कितना, 195 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसका भी एरिया कैलकुलेट किए तो उतना ही साइड को लेना है कि एरिया कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे जो है ना इसका और इसका जब एरिया कैलकुलेट करते हैं तो 195 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। दोनों सेम एरिया के लिए अगर यदि करते हैं तो सम ऑफ जो एंगल होता है एक ट्रायंगल का, जो यहाँ पे 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पे वो एंगल जो है से इंक्रीज कर जाएगा। माने यहाँ पे ए वाला एंगल और ए वाला एंगल तीनों मिलकर के 180 डिग्री प्लस 1 सेकेंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे ट्रायंगल ऐसे बना है, ध्यान से इसको हम फिर से समझा देते हैं। स्फेरिकल ट्रायंगल को देख लेना बढ़िया से, ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे होगा प्लेन ट्रायंगल का एंगल सिर्फ ये वाला, यहाँ से ऐसे आएगा, यहाँ से ऐसे आएगा, यहाँ से ऐसे होगा। स्फेरिकल ट्रायंगल का एंगल देखो, ये मान लो
बी मान लो और सी मान लो। और स्फेरिकल ट्रायंगल का एंगल यहाँ से यहाँ हो गया, दूसरा यहाँ से यहाँ हो गया, तीसरा यहाँ से यहाँ हो गया। तो इसका जो होता है ना, अगर 195 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के लिए कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो सम ऑफ थ्री एंगल इन स्फेरिकल ट्रायंगल फॉर 195 किलोमीटर स्क्वायर एरिया इज 180 डिग्री प्लस 1 सेकेंड। इसका 1 सेकेंड ज़्यादा होता है। अब ये तुम लोग बोलोगे कि ई ट्रायंगल का तो सर हम एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन ई ट्रायंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको आपको कैलकुलेट करना भी नहीं है, स्फेरिकल ट्रायंगल से रिलेटेड तुम लोग को पढ़ना नहीं है। अब ग्रेजुएशन से अगर मैथ्स ऑनर से करते तब पता चलता है कि स्फेरिकल ट्रायंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है। बाकी उतना ज़्यादा ये नहीं पढ़ना है, ये बेसिक चीज़ इतना ही है और बाकी नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। थैंक यू।